Honorable dignitaries and honorable members, please remain standing for the national anthem. Thank you, honorable dignitaries and honorable members. Kindly be seated. I now kindly request the honorable speaker to address the House from the podium to the left. आज की सभा में उपस्थित सबको मेरा प्रणाम। महामनी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गोवा के माननीय राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री जोशुआ डिसूजा जी, माननीय मंत्रीगण, गोवा विधानसभा के माननीय सदस्य, गणमान्य व्यक्ति और प्यारे भाइयों और बहनों, इस महती सभा में हमारे बीच होना वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण और मेरा गौरवपूर्ण सौभाग्य और सम्मान भी है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गोवा के माननीय राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा जी, माननीय मंत्रीगण, गोवा विधानसभा के सभी सदस्य, गणमान्य व्यक्ति और महान एवं प्रतिष्ठित हस्तियां जिन्होंने अपनी विशिष्ट उपस्थिति में इस प्रतिष्ठित सभा में शोभा बढ़ाई है। इस महती सभा में आप सभी का उत्साह से स्वागत करते हुए निश्चित रूप में मेरा हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है। आज इस महती सभा में भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी इस महती सभा को संबोधित करके और हमारे संविधान में निहित मौलिक परोपकारी और नीति पर मार्गदर्शन विचारों का पालन करने की दिशा में हमारे निरंतर विजय पथ में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे संविधान और आधारशिला उसकी प्रस्तावना में अभिव्यक्त की गई है। इसका एकमात्र केंद्र सामाजिक सुशासन को बढ़ाने और इस प्रगतिशील और विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए है। इसी पूर्ति पर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर टिके हुए यही मूल्यों को हमारे संविधान में विरासत है। हम भारत और गोवा के अपने प्यारे लोगों को विकसित भारत की विजय यात्रा की ओर बढ़ते हुए लेकिन प्रेरित करें और संवैधानिक आदर्शों के प्रति हमारे दृढ़ पालन की पुष्टि करें, क्योंकि ऐसे आदर्श हैं जिन्होंने राष्ट्र को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मदद की। लेकिन ऐसा करते हुए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिन्होंने वास्तव में एक स्वतंत्र विकसित राष्ट्र भारत की दिशा में हमारे भाग्य को प्रेरित किया है। हम निश्चित रूप में गर्व की वृद्धि महसूस करते हैं। हम निश्चित रूप में हमें सामूहिक प्रयासों के अथक परिश्रम करते हैं और एकजुट होकर श्रमधाम के स्वर्णीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो गरीबों और जरूरतमंदों के घर बनाने के लिए आशा की किरण के हैं। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान देखने के बाद हम वास्तव में महसूस करते हैं कि हमने अपने लोगों को आकांक्षा को सफलतापूर्वक प्रतिबिंबित किया गया है। जब
29 मार्च 2022 को अध्यक्ष पद पर मेरा चुनाव हुआ तो मैंने हमेशा सभापति पद को 24/7 कार्यरत रहने का विश्वास दिया है। मैं भारतीय और गोवा के गरिमा को विविधता, भावनात्मक आवाज की समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और हमारे विकसित भारत के मन में एकता के गहराई से प्रभावित हूँ। स्वास्थ्य के सुधार, स्वच्छता, प्रभावी परिवहन, पानी की उपलब्धता, शिक्षा, वित्तीय बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रति हमेशा मेरी विशेषता रही है। हमें आपको सांस्कृतिक और सभ्यता की समृद्ध विविध परंपराओं को संरक्षित करना चाहिए। यह हमारे अपने पीढ़ियों के लिए हमारा कर्तव्य है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों को राष्ट्रव्यापी भागीदारी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। हमारा राष्ट्र प्राप्तिकर संविधानों के बड़ी मेहनत करने वाले लोगों के समृद्ध हैं, इसलिए हमें अपने समाज के लिए ऐसे सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। इसी भावना के साथ मुझे बेहतर खुशी हुई हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के सही रास्ते पर चल रहे हैं। इस विकसित भारत को निम्नलिखित विशिष्ट रूपरेखा के साथ एक विकसित भारत के मिशन को साकार करने के लिए अपने काम को जारी रखने का संकल्प ले। यहाँ ग्रामीण और शहरी एकजुट हो, जहाँ एक समान वितरण ऊर्जा गुणवत्ता वाले पर्याय पर हुए, जहाँ कृषि, उद्योग और सेवा के समस्त में समता के स्वर में एक साथ काम करते रही, जहाँ शिक्षा के मूल प्रणाली के साथ निर्वाहित है और सबसे प्रभावशाली विद्वानों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के लिए सबसे अच्छा प्रयोजन है। एक ऐसा भारत जहाँ सभी के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध हो, जहाँ शासन उत्तरदायी और पारदर्शी हो, जहाँ गरीबी की पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, निरक्षरता दूर हो गई हो और महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध न हो। ऐसे राष्ट्र में निरंतर सतत विकास के साथ समृद्ध और सुशील और शांति हो। राष्ट्र और गोवा में सर्वोच्च पद का प्रतिबिंबित करने वाले प्रतिष्ठित दिग्गजों को सुनना वास्तव में हम सभी को के लिए सर्वोत्तम सम्मान और गर्व का क्षण है, जो अपने समृद्ध विचारों के साझा करते हमें जीवन में अपने उद्देश्य के साथ सुबुद्ध करे, जो हमारे बहुसांस्कृतिक समाज के लोगों को लाखों दिलों दिमागों के बीच सहयोग लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सभी महती सभा में आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोवा, जय भारत। Thank you, Honorable Speaker, sir. I now kindly request the Honorable Chief Minister to address the House from the podium to the left. गोवा विधानसभा के इस पवित्र सदन देश संविधान द्वारा स्थापित की तरफ से सभी विधायकों और लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रमेश तवड़कर, आज के इस कार्यक्रम में मौजूद श्री PS श्रीधरन पिल्ले जी, गवर्नर ऑफ गोवा, गोवा विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता श्री यूरी आलेमो और उपसभापति बाकी सभी मंत्रीगण, आज गोवा के विधानसभा का एक इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। हमें भारत देश के इस महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का संबोधन सुनने का अवसर मिलेगा। गोवा विधानसभा का ये सदन बहुत गणमान्य नेताओं के संबोधन का साक्षी रहा है। पिछली बार यहाँ पे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी का संबोधन हुआ था और उससे ही पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का इसी सदन को संबोधन हुआ था। गोवा भले ही भौगोलिक दृष्टया एक बहुत ही छोटा राज्य, सुंदर राज्य है इसको, लेकिन राज्य का दर्जा बहुत 1987 में मिला है। 1947 में देश को तो आज़ादी मिली थी, लेकिन गोवा को आज़ादी मिलने के लिए तब्बल 14 साल लगे और 14 साल में इस गोवा के स्वतंत्र सेनानी और इस देश के सभी स्वतंत्र सेनानी और खास करके विजय ऑपरेशन द्वारा 19 दिसंबर 1961 को इस गोवा राज्य को स्वतंत्र मिला है। इस पहले स्वतंत्र मिलने के बाद 26 साल ये प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा है और 30 मई 1987 तक इस राज्य को घटक राज्य का दर्जा मिला है। घटक राज्य दर्जा मिलने के लिए यहाँ के सभी मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स और सभी ने
ने बहुत ही कष्ट उठाए हैं और इस बीच में गोवा राज्य के ऐतिहासिक जनमत सर्वेक्षण का अनुभव हुआ है। इसी बात गोवा के लोगों ने कोंकणी को गोवा राज्य की मातृभाषा बनाने का अधिकार दिया और राज्य भाषा बनाने का अधिकार मिला। साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए इस कोंकणी को संविधान के 8वीं अनुसूचित में शामिल करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। हम खास करके इस कोंकणी को 8वीं अनुसूचित में शामिल करने के लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1987 से लेकर आज तक अनेक राजनीतिक घटनाएं, सत्ता संघर्ष, अनिश्चितता, स्थैर्य जैसे असंख्य चढ़-उतार इस असेंबली में देखे हैं। मैं शायद ही गोवा मुक्ति के बाद जन्म लेने वाला पहला मुख्यमंत्री हूं और इसीलिए कि मैं इस गोवा का विजन डॉक्यूमेंट्स जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जो हम विकसित भारत 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, पूरे हमारे सभी गोवा के लोगों के साथ साथ हमारे मंत्रीगण और बाकी सभी के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विकसित भारत 2047 की तरह गोवा के भी विजन डॉक्यूमेंट विकसित गोवा 2047 करने के लिए सभी का प्रयास है, सभी लोग काम कर रहे हैं। आज इस अवसर पर हमने गोवा में विभिन्न स्तरों पर नवी ऊंचाई प्रौद्योगिक स्तर पर सभी गतिशील हमने मौजूद कर रही हैं। मेरी सरकार ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का आत्मनिर्भर भारत मिशन गोवा में इंप्लीमेंट करने के लिए स्वयंपूर्ण गोवा वही मिशन आगे अंत्योदय तत्व पर पहुंचाने के लिए हम सभी तरह से काम कर रहे हैं। स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 द मिशन विद विजन इस युवाओं को स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को उद्यमशीलता बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए गोवा चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप पॉलिसी द गोवा एस्टैब्लिशमेंट 2023 हमने रीस्किलिंग और अपस्किलिंग ऑफ द यूथ इसके लिए लागू की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल डेवलपमेंट पोर्टल की तरह इसी के ऊपर काम करते हुए जो हर एक ग्रेजुएट से लेकर 10th फेल तक बच्चों को स्किलिंग करने के लिए वी आर गिविंग द हॉनरेरियम सो इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो इन द प्राइवेट सेक्टर में इसका अच्छी तरह से हम प्रमोशन कर रहे हैं। थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर गेटिंग द स्टाइफंड्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द 2500 टू द 4500 इन अ प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। इससे स्किलिंग, रीस्किलिंग को बढ़ावा बहुत अच्छी तरह से हम गोवा में दे रहे हैं। मुझे बताते वक्त बड़े गर्व हो रहा है कि गोवा में फेलोशिप प्रोग्राम जो हम अच्छी तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। Approximately the 13 fellows have joined in the different departments to do the study of the government departments. यहाँ पे approximately 191 ग्राम पंचायत और 14 म्यूनसिपालिटीज तो गोवा ब्रॉडबैंड की तरफ से हर घर नल की तरह ही हर घर फाइबर देने के लिए हमारी सरकार बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ केंद्र सरकार के मदद से हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम हर घर फाइबर देने के लिए यशस्वी हो जाएंगे। भारत सरकार की G20 की अध्यक्षता के तहत यानी गोवा में G20 की डिफरेंट बैठक हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सके। खास करके इसका सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट साई और उसके शिखर सम्मेलन के मंत्री स्तर की शिखर सम्मेलन यानी टूरिज्म और पावर मिनिस्टर की मीटिंग्स भी यहाँ पे हमने अच्छी तरह से आयोजित की। इसका अप्रिसिएशन और कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी फॉरेन मिनिस्टर से भी हमें अप्रिसिएशन मिला। ये बड़े गर्व की बात है। गोवा सरकार रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी यानी गोवा स्टेट क्लीन एनर्जी रोड मैप के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि कार्बन इमिशन जीरो 2050 करने के लिए हमारी सरकार बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे। हमारे प्लानिंग के हिसाब से गोवा शहर का पणजी शहर हम आरई प्राप्त करने रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त 2024 तक हमारा विजन हम कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे आगे और सबसे अच्छी तरह से पूरे देश में हम कर रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। इसी के तहत कोडिंग और रोबोटिक क्षेत्र में भी गोवा सरकार बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इसके तहत हमने स्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए टाटा, डाइकिन, श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ इसी के साथ हमारा टाई अप करके यानी स्किलिंग के हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सुनने की उत्कंठता हमें लगी है और विकसित भारत 2047 का यानी विजन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रखा है उसी के तहत ऑनरेबल
राष्ट्रपति महोदय का हम उसी के भाषण सुनने के लिए सभी आतुर हैं। फिर एक बार मैं गोवा के सभी मिनिस्टर्स और एमएलए की तरफ से इस विधानसभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समेस्त सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन आणि आमच्या हांगासर जमिल्ल्या सगळे मंत्री आणि आमदार हांच्याय वतीन आयच्या या गोंयच्या विधानसभेत हांव महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॅडम हांचे स्वागत करपाक गोंयकारांच्या वतीन म्हाका खूब खोस भोगता। अशा पद्दतीच्या ह्या सोहळ्यात म्हाका दिसता गोंयकारांचे परम भाग्य आसा आमकां सगळ्या जाणांक डायरेक्टली महामहीम राष्ट्रपती महोदय हांगासल्यान आमकां आयकपाची संद आमकां आनी लायव्ह आयकपाची संद सगळ्या गोंयकारांक मेळटा। समेस्त गोंयकारांच्या दुसार ही व्हडा उमेदीची गजाल आसा। गोंयचे विजन 2047 फुडें व्हरपाक तांचें मार्गदर्शन सातत्यान आमकां लाभतलें इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा। Thank you, Honorable Chief Minister, sir. I now kindly request the Honorable Governor to address the House Honorable Ministers, Honorable MLAs, and my dear friends. Today is an auspicious day or moment in our life. Chandrayaan 3 is about to soft landing, kissing the action fall of moon. And another aspect is also there. After a long interval time, our India is going to, our one Pragnananda is going to be in the top of Chess World Cup now going on. So, our proud moment is nearby. At the same time, our Rashtrapati ji is visiting. Yesterday in the public meeting I have stated, even Gandhiji will be happy to see our Rashtrapati ji, present Rashtrapati ji is holding this post. I am addressing the Goa Assembly. What is one of the specialities of Goa Assembly? Of course, we may not be think about it seriously. Our national thinking leaders comprehensively evaluated India and about social life, public life, financial life, political life. Gandhiji, Dr. Manohar Lohia, Pandit Deendayal Upadhyaya, such a different school of thoughts are there. But if we go to this different, of course in a democracy right to differ is there. So different views may be there. But if we analyze these different views, we can see our national leaders having one opinion, that is through villages India will survive and India development will come into effect. I am stating this aspect now because, subject to correction, I am saying, according to my information, Goa is the ideal state wherein village supremacy in all fields we can see. This assembly is in a village. Our secretariat is in a village. Our university is in a village. Our Raj Bhavan is in a village. Our High Court is in a village. So, village is dominating in all the developmental and life of the Goan people.
and I am a person from some other state. But I would like to say that people of Goa are good at their heart. That is why nobody can say any major religious rite in the history of the state. 16th century, of course, history shows something else. I am not going to that aspect. But even then, self-restraint is the base of our people. Our MLAs, representatives of the people, you are the followers, representatives, reflects through the culture and tradition of India as well as peculiarities of Goa. I am requesting all politicians should be innovative as far as people are concerned and maintain a standard in their life as well as in their activities. And dedication, of course, we politicians, I am not a politician now. Politicians are hard working, so dedication is there. So I appreciate in the parliamentary setup of our state, cordial relationship existing in political arena as well. I congratulate all of you. And what is the need of the hour? According to me, we all know our democracy, 3 pillars are there. And it is a need of the hour. I am not blaming anybody, executive, legislature and judiciary. Of course, additionally, Supreme Court held that press also is having such an equal thing. But everybody should, every pillar should maintain, every wing should maintain its Lakshmana Rekha. I think a matter, I'm not, as a governor, I am not saying anything more than that. We'll all think about, any wing can violate the Lakshmana Rekha proposed by, through constitution placed by our forefathers. One thing, as a student of history and law, if you go through the Indian Constitution, our Constituent Assembly never anticipated an onslaught of one wing to other wing. Whether it is happening or not, it's a disputed aspect. I don't want to go to that. But our traditional India, we see. Before that, I would like to say, that is why in our constitution, if a clear-cut violation is there, straightaway there is no remedy suggested in our constitution. Because they never anticipated that. Cordial relationship. That is a history of our country also. Gita Sandesh, Swadharma Nidanam Shreyo, Paradharmo Bhayavaha. So, mutual cooperation, not conflict, is the theory of this country from time immemorial. Negative is not our approach in any field if we go through the history. Constructive approach. So magnanimity, equilibrium in the society, responsibility and integrity we should maintain. Paraspara bhavayandashrayo paramavavastha. Help each other. Through that process, our country should develop. The slogan in our Gita. Rabindranath Tagore also in one of his important poems stated that, where is God? God is visible in breeze and not in tempest. Tempest can destroy everything. What production is there?
The breeze is there. We can realize. We can enjoy. So that is why I'm not taking much of your time. Yesterday, our respected, beloved Governor President of India, Rashtrapati ji, complimented us on Goan people regarding its commitment to Article 44. I'm very happy that yesterday evening, it is publicly we got an opinion from highest post in India. Our Rashtrapati stated that the meaning is that Article 44 of the Constitution of India is not a dead letter. I'm not going to the details of that. But gender justice, the only state wherein in India, son and daughter, they are entitled for equal right in property if the father parent expired. Even lawyers are also here as MLAs. So, in other states, I'm not mentioning any community's name or anybody. Only daughter is entitled for 1/3 of the property of the father or parents. 2/3 to male. And where is the gender justice? The provision article in our constitution, what does it mean? I'm not going to that aspect at all. Discrimination based on sex. Our Constituent Assembly discussion, if we go through on this particular aspect, at that time it was Article 34, now it is 44. 3 days continuous discussion. Dr. Ambedkar, Alladi Krishnaswamy Iyer, and discussion there, how different two views of motions are dismissed by the Constituent Assembly. These are things to be looked into by us. So I am not going much on that. Onslaught on executive, judiciary and legislature. Recently one legislative assembly unanimously passed a resolution. Of course they can express the opinion. Everybody has got the right to express opinion on that particular subject, any provision in the Constitution, including Article 44. I am not against that. But an assembly, can they pass a resolution not to implement it? Such an extent our legislature is going exceptionally. I am not mentioning the name. If I mention, that shame will come to me also. I am from that state. So these types of things, onslaught, it is not allowed. And we would like to say, my time is over. I'm not going to the details, but our Constituent Assembly discussions as a whole, we will look into it. Interpretation of Constitution also. The world famous Constitution expert, founding fathers, one of the founding fathers of American Constitution, Alexander Hamilton, he interpretation of the Constitution, all the three wings has got right. If only a dispute is there, then only the highest court of India get jurisdiction and little bit redress that their view may be there. Under Article 141 of the Constitution, it is applicable. So, interpretation, each organ has got its own power. I am requesting all of you study files, and regarding so many things, we will have to look into that. You are vested with the power, whether you are doing it or not. I am not evaluating the situation. And further, one more thing in my appreciation as a law student, that three aspects are there in set-asiding a legislation. One is competency, whether it is violative of fundamental rights and violative of any provisions of Constitution. So many certain
acts passed by this legislative assembly was set aside during the last 10 years. I look into that aspect. I'm saying we will have to focus more and more. We are the representatives of people. We are empowered with the power. And look into that and study. I have taken 3 more minutes more. Pardon me for that. In the presence of Rashtrapati, I ought not to have taken much time now. 3 minutes more I have taken. I wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Honorable Governor, sir. I now kindly request the Honorable President of India to address the House from the podium to the right. गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्ले जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री रमेश तवड़कर जी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जोशुआ डिसोजा जी, नेता प्रतिपक्ष श्री यूरी ओलेमाओ जी, विधानसभा के सभी सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज मुझे लोकतंत्र के इस मंदिर में आप सभी के गणमान्य सदस्यों के बीच उपस्थित होकर बहुत आनंद महसूस हो रही है। आप सभी को इस महत्वपूर्ण संस्था का सदस्य होने की हार्दिक बधाई। आप इस जनता के प्रतिनिधि हैं, इस विधानसभा के, जो भिन्न भिन्न धर्म, आस्था और पंथ को मानते हुए भी एक गोवा और एक भारत में विश्वास रखते हैं। भारत के साथ अभिन्नता का ये विश्वास गोवा वासियों में सदैव विद्यमान रहा है। भारत की आज़ादी भी गोवा की मुक्ति के बिना अधूरी थी। इसी भावना से ओतप्रोत होकर देश भर के लोग ने गोवा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी गोवा की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। गोवा के क्रांतिकारियों द्वारा आंदोलन के दौरान त्रिरंगा और जय हिंद का वो प्रयोग भी इस बात का प्रमाण था कि विदेशी शासन से मुक्त होकर गोवा के लोग भारत के साथ एकत्रित होना चाह रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी सिंधु देशपांडे के शब्दों में गोवा इज जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिया इज नॉट कंप्लीट टिल गोवा इज लिबरेटेड। गोवा में राष्ट्रवाद के जनक डॉक्टर TB कुन्हा से लेकर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमोये, मोहन रानाडे और पुरुषोत्तम काकोडरकर जैसे गोवा मुक्ति संघर्षों में भाग लेने वाले सभी सेनानियों की राष्ट्रभक्ति अप्रमित है। मैं आज उन सभी महान विभूतियों को नमन करती हूँ। आपको उन आदर्शों पर चलना है जिसके लिए उन्होंने त्याग और बलिदान किया था। 1960 के दशक में विदेशी शासन से मुक्त होने के बाद गठित हुई गोवा विधानसभा के आगामी जनवरी में 60 वर्ष पूरी हो जाएगी। वर्ष 1987 में गोवा की पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। आरंभ से ही इस विधानसभा में वाद विवाद संवाद की सुस्त परंपरा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा विधानसभा के सदस्यगण गोवा के निवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने तथा उन्हें कार्यरत देने के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। इस सदन में आने पर आज के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्मरण स्वतः हो जाता है।
उन्होंने अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए भी देश और राज्य की असाधारण सेवा की है। उनका सरल व्यक्तित्व और जुझारूपन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। मैं उनकी और इस विधानसभा के उन सभी हस्तियों की स्मृति को नमन करती हूँ जिनके योगदान के बल पर गोवा आज इस मुकाम पर पहुंचा है। माननीय सदस्यगण, गोवा पर्यटन के लिए देश और दुनिया भर में जाना जाता है। गोवा की मल्टीकल्चरल मल्टीफेथ सोसाइटी सभी को आकर्षित करती है। यहाँ पर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाए जाने वाली फेस्टिवल्स और यहाँ के क्यूसिन्स विश्व भर में विख्यात है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ गोवा खनिज संसाधनों से भी संपन्न है। यहाँ लोहा, मैग्नीशियम, मंगानीज, बॉक्साइट जैसे खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तटीय राज्य होने के कारण इनका निर्यात भी सुगम है। यही कारण है कि पर्यटन के आय का प्रमुख साधन बनने से पहले खनन ही इस राज्य के राजस्व का अहम स्रोत था। आज माइनिंग के क्षेत्र में भी पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण तीनों आयामों में समान रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि गोवा फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और आईटी सहित नॉलेज बेस्ड उद्योगों का बढ़ावा दे रहा है। उच्च साक्षरता दर और करीब 67% वर्किंग एज ग्रुप की जनसंख्या वाला राज्य होने के नाते गोवा इन उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थान है। मुझे ये बताया गया है कि गोवा भारत का चौथा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है और देश के कुल फार्मा एक्सपोर्ट में लगभग 10% का योगदान देता है। ये उपलब्धि सराहनीय है, प्रशंसनीय है। माननीय सदस्यगण, ये बहुत ही संतोष का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से ये राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज विकास के अनेक मानकों पर गोवा अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस राज्य में प्रति व्यक्ति जीडीपी राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक है। वाटर मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट, प्रिपेयर्डनेस, इनोवेशन, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मानकों पर गोवा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। लेकिन एक क्षेत्र जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत है वो है सार्वजनिक जीवन में और वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी। मैं देख सकती हूँ कि इस सदन में बहनों का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है। मुझे बताया गया है कि गोवा में कामकाजी महिलाओं का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। ये गोवा जैसी उदारवादी समाज के लिए उचित स्थिति नहीं है। इस स्थिति को बदलने की दिशा में आप सबको प्रयास करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, संसद और राज्य विधानमंडल वे पवित्र संस्थान है जो लोगों की सॉवरेनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण जनहित के विषय पर चर्चा करते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं। इसीलिए सदन में सदस्यों की आर्थिक और प्रभावी भागीदारी महत्वपूर्ण है। मुझे ज्ञात हुआ है कि पिछले कई वर्षों से इस सदन की कार्यवाही का विभिन्न माध्यमों से सीधा प्रसारण किया जाता है। इस प्रसारण के द्वारा आम लोग देखते हैं कि उनके प्रतिनिधि सदन में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं और उनके हित में जुड़े मुद्दे पर कैसे उठा रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग लोगों के साथ आपके संबंधों को सुदृढ़ करता है, लेकिन आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी डालता है। सदन में आपका व्यवहार सभ्य हो, इसकी अपेक्षा की जाती है।
ये हर्ष और संतोष का विषय है कि गोवा विधानसभा के सदस्यों ने सदन में हमेशा सद्भाव के वातावरण में मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं की भावना के साथ कार्य किया जाता है। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2047 तक हमें एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है जो अपने गौरवशाली अतीत को आत्मसात किए हुए आधुनिकता के हर सुनहरे पहलुओं को समाहित करेंगे। हमें एक ऐसा भारत का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर हो और साथ ही अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने की सक्षम भी हो। एक ऐसा भारत जिसका युवा और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने में सबसे आगे रहे। एक ऐसा भारत जिसकी विविधता और भी जीवंत हो और जिसकी एकता और भी अटूट हो। आज भारत के प्रति दुनिया का दृष्टिकोण बदल गया है। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ भारत G20 देशों के सहयोग से वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है। हमारे सामने भारत की क्षमता और संस्कृति को प्रदर्शित करने का उचित अवसर है। हमें इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना है। माननीय सदस्यगण, देश के इतिहास के इस महत्वपूर्ण कालखंड में आपका ये प्रयास होना चाहिए कि गोवा एक ऐसा विकास का मॉडल स्थापित करे जो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हो। ये देश के लिए इस अमृत काल में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करके तटीय सीमा का लाभ उठाते हुए शिक्षित, जागरूक और कर्मठ गोवावासियों के बल पर ये लक्ष्य अवश्य हासिल करेगा। मैं सभी गोवावासियों की उनकी स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए इस विधानसभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा। Thank you, Honorable President of India. We shall now all rise for the national anthem. Honorable members, please remain standing as the honorable dignitaries take the leave of the House. The honorable dignitaries that form the reception procession may similarly see off the honorable guest as they take the leave of the House.